हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कामिनी। इन टुडेज सेशन हमारी जो दिसंबर 2023 नेट एग्ज़ाम की मैनेजमेंट एग्ज़ाम की जो सीरीज़ स्टार्ट हुई है, आज उसका सेकंड पार्ट है। हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट जून 24 मैनेजमेंट पेपर, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। डेफिनेटली यू विल स्कोर 220+। लेट्स कम विद मी, स्टार्ट विद योर फर्स्ट क्वेश्चन, टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। दिस क्वेश्चन इज फॉर बेसिकली असर्शन एंड रीजन। व्हाट इज दिस? रीड कर लिए स्टूडेंट्स, आप खुद से रीड करिए क्वेश्चन को। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। ठीक है, व्हाट इज द असर्शन, या ये हम इसका असर्शन रीड करते हैं। अ ब्रांड इज एन इम्पॉर्टेंट कॉर्पोरेट रिसोर्स। ये बिल्कुल ठीक है। एक ब्रांड क्या होता है? कंपनी का इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट रिसोर्स होता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। देन असर्शन तो इसका बिल्कुल ठीक है। अब हम इसका रीजन देख लेते हैं, इन्होंने रीजन क्या दिया हुआ है। वाई इट इज अ इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट रिसोर्स। अ ब्रांड एम्बॉडीज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनीज प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ अ कंज्यूमर। क्या लगता है, ये रीजन इसका राइट है या नहीं है? मेरे अकॉर्डिंग रीजन इज एग्जैक्टली राइट, क्योंकि आपके सामने कोई भी ब्रांड आता है, सपोज आप क्लॉथ्स परचेज करने जा रहे हो या कुछ भी, एडिडास, रिबॉक या शूज़ ले रहे हो आप, तो कंपनी का ब्रांड नेम देखती है, आपके माइंड में कंपनी की इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी होने वाली है, कंपनी की क्या गुडविल है, वो सारे आपके माइंड में आ जाती है। तो इसका रीजन भी इन्होंने बिल्कुल सही दिया। अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर होना चाहिए बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। हियर इज इट A. Okay, let's come to the next question. Arrange the project life cycle phase in a proper order. ये हमारा मार्केटिंग की यूनिट से क्वेश्चन है, ये अरेंजमेंट वाला है। जैसे कि आपको पता है कि नेट का आपका पेपर 200 क्वेश्चंस में डिवाइड होता है। उन 100 क्वेश्चंस में भी क्वेश्चंस का एक पैटर्न होता है, लाइक कि आपसे 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस। यू हैव टू 4 ऑप्शन में से आपको एक सिंगल राइट आंसर को टिक करना है। ये कुछ आते हैं अरेंजमेंट्स वाले, इस टाइप के 10 क्वेश्चंस रहेंगे, 25 क्वेश्चंस रहेंगे कि आपको उन 4 ऑप्शन, आपको ऑप्शन दिए होंगे 7 to 8, उसमें से 3 या 4 जो राइट ऑप्शंस हैं वो टिक करने हैं। आपके 10 आ जाएंगे मैच द फॉलोइंग। 5 क्वेश्चंस आएंगे आपके स्टेटमेंट वाले, जैसे अभी हमने असर्शन और रीजनिंग वाला किया, उस टाइप का आता है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट या फॉल्स, वो हमारे रहेंगे 10 क्वेश्चन, सॉरी वो 5 क्वेश्चंस रहेंगे। आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे केस स्टडी में से। हम अपना क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार। व्हाट इज इट? अरेंज दी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल फेज इन अ प्रॉपर ऑर्डर। आप कोई भी अपना प्रोजेक्ट या अपना कोई प्रोडक्ट नया मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा? आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आएगा कि आपको एक्चुअली बनाना क्या है। यू आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस और अ प्रोडक्ट। कॉन्सेप्ट को आपको अपनी पूरी टीम को डिफाइन करना होगा। आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, वो आपने डिफाइन किया। अब उसके बाद आपका जो पूरा टीम वर्क है, आप उसकी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इस काम में लग जाओगे। इसके बाद फाइनली आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, एंड द लास्ट वन इज क्लीन अप फेज। आप इस टाइप के जो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, आप इनको ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से भी यूज करते हो। लाइक कि हमें पता है कि हमारा ए, सबसे पहले हमारा इसमें ए आएगा, इससे हमारा ये वाला ऑप्शन है, ये यहाँ से ऑप्शन चला जाएगा, या तो ऑप्शन ये होगा, ये या ये। अब इसके बाद देख लेते हैं, ए के बाद सी आएगा या ए के बाद डी आएगा। आपने कॉन्सेप्ट किया, कॉन्सेप्ट के बाद आप इम्प्लीमेंट तो नहीं करोगे, आप अपने प्रोजेक्ट को डिफाइन करोगे, ए एंड सी। आप इस टाइप से अगर आंसर ऑप्शंस एलिमिनेशन टेक्निक से करोगे, आप अदर स्टूडेंट से आधे टाइम में अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे, और आपकी स्पीड इससे बिल्डअप होगी एग्जामिनेशन हॉल में। तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक जरूर से यूज करिएगा जब भी आप अपना नेट का एग्जाम देने जाएं। तो हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। ये यहाँ पे इसके इस स्लाइड में इसके सारे स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के क्या होता है। ये पूरा 6 फेज में यहाँ पे डिफाइन किया है। आप इनको एक बार रीड कर लेना, इससे कि आप आंसर अपने आप से टिक करोगे कि व्हाट इज द राइट आंसर। हेंस द आंसर इज 1। ये इसका आंसर 1 है। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हिंदी में है, अगर किसी बच्चे को इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है तो वो हिंदी वाला रीड कर सकता है, अदरवाइज इसका मैंने एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में भी दिया हुआ है। आप दोनों स्लाइड में से जो आपको अच्छे से समझ आ रही है आप उसको रीड कर सकते हो। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस मे बी एट्रीब्यूटेड टू द इंडिविजुअल टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी।
क्या क्या रीजन है जो कि इफेक्ट डालेंगे इंडिविजुअल की प्रेफरेंस, टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी। रिस्क फैक्टर आपका फ्यूचर में रहेगा, बिल्कुल रिस्क इसमें आएगा। तो हमारे इसमें ए आना है, ए आना है, ए आना है, इससे कि हमारा ये सेकंड ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ मनी वुड इंक्रीज, क्या लगता है आपको? जो मनी का वैल्यू है, आज जो वैल्यू है, क्या वो एक साल बाद इंक्रीज होगी? वो वैल्यू, मनी की वैल्यू कभी भी इंक्रीज नहीं होती है। आज जो 100 रुपये की वैल्यू है, वो आज से 5 साल बाद 100 रुपये की वैल्यू घटेगी ही, वो बढ़ेगी नहीं। तो इससे हमारा ये बी ऑप्शन तो इसमें नहीं होगा। अगर बी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब या तो ए सी डी ई होगा या थर्ड या फोर्थ होगा। हम सी देख लेते हैं, सी इसमें आएगा या नहीं। फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, बिल्कुल फ्यूचर इज अनसर्टेनिटीज रहते हैं इसमें। तो हैंस द करेक्ट आंसर इज 3। हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, क्या इसका आंसर है। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर इज 3। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये इस टाइप के ये थ्योरी किसने दी? लाइक मैफ्रोनीड हायर की थ्योरी, द फादर ऑफ मैनेजमेंट एंड हु गिव द 7S फ्रेमवर्क। ये क्वेश्चंस अराउंड, अगर मैं अप्रॉक्सीमेट व्यू निकालूं तो 10 क्वेश्चंस इस टाइप के बनने ही बनने हैं। ये थ्योरी, इस टाइप की थ्योरीज को आप टिप्स पे याद कर लीजिए। आप कोई भी रजिस्टर और पेन लेके बैठिए, इसमें आप थ्योरी का नेम, फाउंडर, थ्योरी नेम, फाउंडर, इस टाइप के आप A4 शीट पे या अपने किसी रजिस्टर पे लिस्ट बना लीजिए। ये आपके रिवीजन के टाइम पे आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। हम देख लेते हैं, हु आर्ग्यू एटीट्यूड फॉलो बिहेवियर। बेसिकली इस थ्योरी में क्या बताया है इन्होंने, अगर सेम एक्टिविटी अदर पर्सन कर रहा है, आपके अकॉर्डिंग वो आपका एटीट्यूड उसके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इफ वही सेम वर्क जब आप करने लग जाते हो तो आपका एटीट्यूड उस चीज़ के लिए पॉजिटिव डे बाय डे होने लग जाता है, आपके अकॉर्डिंग वो बिहेवियर राइट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड फॉलो बिहेवियर। ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था लियोन फेस्टिंगर ने। इस थ्योरी के जो फाउंडर है वो लियोन फेस्टिंगर है। मैंने अपनी नेक्स्ट स्लाइड में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको एक बार रीड कर लेना। इसके बाद आपको किसी भी फर्दर बुक्स और अदर नोट्स की नीड नहीं है, आप बस ये वीडियो देखिए। आपके 2023 के सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और आपको पता ही है, नेट एग्जाम में PYQs बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न घुमा फिरा के उसी में से ही बनता है। या तो जो 4 ऑप्शन है उसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा, या थोड़ा चेंजेस करके क्वेश्चन रहते हैं उसी टाइप के। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, ये इसका आंसर हमने देख लिया, इसका आंसर 1 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। कभी भी इस टाइप के जैसे बड़ा पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, इन्हें देख के बिल्कुल घबराइए मत। एक बार ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश करिए। बेसिकली जो क्वेश्चन का पूछने का है ना, वो आपको 2 या 3 वर्ड्स को मैच करके आप आराम से निकाल लोगे कि ये पूछ क्या रहा है, इसका आंसर क्या हो सकता है। हम यहाँ इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। द वेराइटी ऑफ अप्रोचेस to management analysis, the amount of research and the number of different views have resulted in much confusion। बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो मैनेजमेंट में है, यहाँ पे n नंबर ऑफ रिसर्च है, n नंबर ऑफ व्यूज़ है, जिससे कि क्या हो रहा है, कन्फ्यूज़न बढ़ रहा है कि मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या, मैनेजमेंट की थ्योरी क्या है, मैनेजमेंट इज साइंस, हाउ मैनेजर शुड बी एनालाइज, हु कॉल दिस सिचुएशन। इन्होंने ये पूरे सिचुएशन को जो नाम दिया था वो ये था द मैनेजमेंट थ्योरी जंगल। ये अब हमसे पूछा गया द मैनेजमेंट थ्योरी जंगल के फाउंडर कौन है, किसने मैनेजमेंट थ्योरी जंगल दी थी। मैं आपको इस थ्योरी से इसके फाउंडर का नेम याद करने की एक ट्रिक बता देती हूँ। लाइक हम ये वाला वर्ड पकड़ते हैं जंगल। जंगल में जब हम ओल्ड पीपल्स थे, जब हम आदिवासी थे, तो लोग कहाँ रहते थे, पहले जंगलों में रहते थे ना, तो हम इसे ले लेंगे है ओल्ड जंगल। अब आई थिंक अब आप कभी भी भूलोगे नहीं, फाउंडर ऑफ जंगल थ्योरी हैरोल्ड कून्स। इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या एक्सप्लेन किया था, क्या बेसिकली इन्होंने बताया था, ये मैंने स्लाइड पे दिया हुआ है। ये हैरोल्ड कून्स द मैनेजमेंट थ्योरी जंगल, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट की थ्योरी का एक पूरा फ्लड है, इतनी सारी थ्योरी हैं जो कि कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका करेक्ट आंसर है हैरोल्ड कून्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, व्हाट इज द क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज आर टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजीज। ये हमारा मार्केटिंग की उसमें से यूनिट में से क्वेश्चन है। आपको अभी तक आपने टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज पढ़े होंगे, ग्रोथ स्ट्रेटजी होती है, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी होती है, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी,
होती है, इस टाइप की स्ट्रेटजी होती है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी इसमें इनमें से कौन सी है, आप उनको सेलेक्ट करके बताइए। इसके लिए आप एक बार इस चार्ट से गो थ्रू हो लीजिए, जिससे कि आप आराम से मेरे को बता पाएंगे कि ये आंसर राइट है या नहीं। देखिए ये पूछा है, एक सेकेंड, यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। नो चेंज स्ट्रेटजी, नो चेंज स्ट्रेटजी क्या कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी है? नहीं, नो चेंज स्ट्रेटजी कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी नहीं है। नो चेंज स्ट्रेटजी आपकी है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज, ठीक है। अब ये आता है पॉज प्रोसीड विद कॉशन, ये भी आपका स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज है, पॉज प्रोसीड विद कॉशन। अब आता है प्रॉफिट स्ट्रेटजी, ये भी आपकी स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी है, प्रॉफिट स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी, कंसंट्रेशन आपकी ग्रोथ स्ट्रेटजी में आएगा, एक्सपेंशन एंड कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी। तो इसमें से आपकी एक भी कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी नहीं है, हेंस द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा, ये नन ऑफ द अबव। बेसिकली होता है क्या है कि बच्चे क्या गलती कर देते हैं, इसमें नन ऑफ द अबव लगाने में बहुत ज़्यादा सोचते, कहते हैं अरे नहीं इसमें कोई एक दो स्ट्रेटजी तो होगी कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी में, वो कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करके किसी एक दो को टिक कर देते हैं। ऐसा नहीं करिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, बेसिकली क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर आपको ये चार्ट अच्छे से याद है तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी टिक करने में व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका हमने देख लिया, आंसर इज 4। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, ठीक है। हम क्वेश्चन रीड करते हैं यहाँ पे। द कंटिजेंसी टेबल इन स्टैटिस्टिक्स इज 1, ये हमारी प्रोडक्शन वाली यूनिट में से आया है। कंटिजेंसी टेबल का ऑपरेशन मैनेजमेंट से है कंटिजेंसी टेबल। कंटिजेंसी टेबल किस टाइप की होती है, पहले मैं आपको एक बार टेबल शो कर देती हूँ। कंटिजेंसी टेबल ये इस टाइप से हम ये कंटिजेंसी टेबल्स बनाते हैं। कंटिजेंसी टेबल कंप्राइजेज ऑफ आपके लाइक इसमें ये कॉलम्स होते हैं कंटिजेंसी टेबल में, और ये रोज में डिफाइन करके हम कोई भी अपने डेटा को इस टेबल में डाल के शो कर सकते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि कंटिजेंसी टेबल क्या होती है। कंटिजेंसी टेबल इज द वन दैट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम दैट इज यूज टू क्लासीफाई द डेटा ऑन 2 डायमेंशन। हम कंटिजेंसी टेबल में 2 डायमेंशन में अपने डेटा को शो कर सकते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 1। आंसर चेक कर लेते एक बार स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर 1 है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन रीड करिए आप एक बार। आफ्टर 10 years of deadlock, European Union is ready to negotiate with India in World Trade Organization on which issue related to food security। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चंस है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चेंज नहीं कर सकती। ये था पब्लिक स्टॉकिंग नॉर्म्स। आफ्टर 10 year यूरोपियन यूनियन ने जो नेगोशिएट किया था वो इंडिया WTO के साथ, वो इसके ऊपर था पब्लिक स्टॉकिंग नॉर्म्स। इसका आंसर मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, व्हाट इज द राइट आंसर। एग्जैक्टली इसका आंसर 1 है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन रीड करिए स्टूडेंट्स प्लीज, ठीक। व्हाट रिप्रेजेंट अ बेसिक कन्विक्शंस दैट अ स्पेसिफिक मोड ऑफ कंडक्ट और एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस इज पर्सनली और सोशली प्रेफरेबल टू एन अपोजिट और कन्वर्स मोड ऑफ कंडक्ट और एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। ये क्या है? एथिक्स है, बिलीव्स है, वैल्यूज है, या पर्सनैलिटी है? पर्सनैलिटी तो ये बिल्कुल भी नहीं है, इसको तो हम यहाँ से एलिमिनेट कर ही देंगे। अब कंफ्यूजन बैठता है कि इन तीनों में से है क्या। मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज वैल्यूज, व्हाट इज एथिक्स एंड व्हाट इज मॉरल। इन तीनों का बेसिकली मीनिंग, इनमें डिफरेंस क्या है, आप इसको एक बार प्लीज अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा फॉर श्योर। एथिक्स बेसिकली क्या? एथिक्स होता है व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, गुड और बैड, एंड मॉरल ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन। एथिक्स होते हैं हमारे एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी एंड और बाय एन एक्सटर्नल सोर्स। एथिक्स जो है वो पूरी सोसाइटी ने, आपकी ने क्या बताया कि क्या सही है क्या गलत है, ये आता है आपका एथिक्स के अंदर। वैल्यूज क्या होती है? वैल्यूज, द वैल्यू रिप्रेजेंट बेसिक कन्विक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल विच ही कंसिडर अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस फॉर कंडक्ट और मिसकंडक्ट। वैल्यूज क्या है? पर्सनल बिलीव्स हैं कि क्या सही है क्या गलत है उसके कंडक्ट और मिसकंडक्ट के अकॉर्डिंग। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं यहाँ पे। इसका करेक्ट आंसर होगा वैल्यूज। इसका आंसर है 3, ठीक है।
वो एक्सप्लेनेशन आपने एक बार पढ़ी, आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि वैल्यूज़ एथिक्स है। आप वैल्यूज़ एथिक्स एंड मॉरल बिलीव्स पे एक बार एक एक लाइन का डिफरेंस है, आप प्लीज़ उसको पढ़ के समझ लीजिए। अगर नहीं आ रहा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उससे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ री इंजीनियरिंग अकॉर्डिंग टू द माइकल हैमर। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट आप बहुत आराम से कर लेंगे अगर आपने माइकल हैमर का री इंजीनियरिंग प्रोसेस पढ़ा है, उसके बेसिकली उनके क्या प्रिंसिपल्स हैं ये पढ़े हुए हैं, तो क्वेश्चंस आप विद इन अ सेकेंड्स आराम से टिक कर पाओगे। हम एक बार माइकल हैमर के अजम्पशंस, इन्होंने री इंजीनियरिंग प्रोसेस के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, इनके री इंजीनियरिंग गिवन बाय हैमर, माइकल हैमर, इनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको रीड कर लेते हैं। ऑर्गेनाइज अराउंड आउटकम्स नॉट टास्क, ऑर्गेनाइज करो अराउंड क्या आउटकम्स होगा, नॉट टास्क। हैव दोज हु यूज द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस परफॉर्म द प्रोसेस, ठीक है। सबस्यूम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वर्क इनटू द रियल वर्क दैट प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। Treat geographically dispersed resources as though they were centralized. Link parallel activities instead of integrating their results. Put the decision point where the work is performed and build control into the process. Capture information once and at the source. ये सारे इसके प्रिंसिपल्स हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि इसमें से क्या क्या प्रिंसिपल आए। डेवलप वैल्यू एडेड जॉब्स टू द बैलेंस आउट द इलिमिनेशन, ये इस टाइप के इनके प्रिंसिपल में कुछ भी नहीं था। टेक स्पेसिफिक एक्शंस टू मेक द प्रोग्राम ऑपरेशनल, ये भी नहीं था। सबस्यूम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वर्क इनटू, ये बिल्कुल इनके प्रिंसिपल्स में दिया गया है। डेवलप एक्शन प्लान्स ऑफ एक्टिविटीज नीडेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, ये भी नहीं है। ट्रीट जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड रिसोर्सेज एज दे वर एस्टैब्लिश्ड, एग्जैक्टली ये है। तो हमारे पास इसमें क्या है, CNE, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। हम एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं आंसर क्या है, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर 3 है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। फिक्सिंग द जीरो डेट इज इंपॉर्टेंट स्टेप इन एस्टैब्लिशिंग अ प्रोजेक्ट। आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, आप उसमें एक जीरो डेट मेंशन करते हो। ये किस स्टेप में आता है आपके, फर्स्ट स्टेप में, सेकंड में, डेफिनेशन फेज में है, लास्ट फेज में आएगा। पहले मैं आपको बता देती हूँ जीरो डेट बेसिकली होता क्या है। जीरो डेट इज द डेट एट विच योर प्रोजेक्ट इज एक्चुअली इन अ वर्किंग कंडीशन। जिस डेट से आपका प्रोजेक्ट एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाएगा वो होता है हमारा जीरो डेट। तो जीरो डेट हम किस स्टेप में फिक्स करेंगे, इससे हमें पता चल रहा है, हमने लास्ट स्टेप में लगाएंगे। अब हमारा पूरा प्रोजेक्ट बन गया, प्रिलिमिनरी स्टेप हो गया, सेकेंडरी हो गया, हमने प्रोजेक्ट पूरा डिफाइन सब कुछ होने के बाद लास्ट स्टेप में कि हमारा प्रोजेक्ट इस डेट से स्टार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड द जीरो डेट। वो एक बार आप ये एक्सप्लेनेशन इसका रीड कर लेंगे, आपको आराम से समझ में आ जाएगा व्हाट इज द जीरो डेट, इन विच स्टेप इट इज फिक्स्ड। ओके, चलते हैं हम अपने इसका आंसर देख लिया हमने, लास्ट स्टेप 4th है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ओके, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द बजटिंग प्रोसेस इन द प्रॉपर सीक्वेंस। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द बजटिंग प्रोसेस इन द प्रॉपर सीक्वेंस। ये क्वेश्चन आप स्टेप्स बनाने के लिए पहले अपना कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए। आप अपने घर के बजट का एग्जांपल ले लीजिए। उसमें क्या होता है कि आपका जो घर का बजट होता है वो काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक आपका ग्रॉसरी का खर्चा, आपके मेडिकल, आपके स्कूल फीस वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा होता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले हर एक फील्ड के ऑब्टेन करोगे एस्टिमेट्स कि क्या क्या इसमें है, किस फील्ड में कितना कितना खर्चा हो रहा है। अब ऑप्टेन करने के बाद आप इन सबको एक जगह कोऑर्डिनेट करोगे। अब हम चलते हैं अपनी ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक पे। इसलिए हमारा ए फर्स्ट है, तो ये तो इसमें से हम हटा देंगे। अब हमारा या तो सेकंड होगा या थर्ड होगा या फोर्थ होगा। अब इसमें तीनों में ई दिया हुआ, यहाँ तक तो हमारे ये हो गया। अब हम देखते हैं इसमें बी होगा या सी होगा। आपने ऑब्टेन कर लिया, कोऑर्डिनेट कर लिया। कोऑर्डिनेट करने के बाद आप अब ये कम्युनिकेट करोगे कि इस ईयर के लिए हमारा ये बजट है, तो इसमें बी आना है। इससे हमारा ये ऑप्शन भी कट गया। अब बस है बी। अब सी और डी में से देखते हैं कि पहले क्या है। कम्युनिकेट करने के बाद आप डायरेक्टली अपने बजट को इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर हम फॉलोअप देखते हैं कि जो हमारा बजट का ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा। फर्दर अगर कोई चेंजेस हैं तो हम करेंगे। इसलिए हमारा आंसर ही हो जाएगा इसका 4th। हम इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जैक्टली आंसर इज 4th। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये एक बार रीड कर लेते हैं हम। 2 स्टेटमेंट्स हैं। मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। उसमें
एक दो रीजन एजर्शंस हो सकते हैं, कुछ स्टेटमेंट वाले होंगे। इन क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने अच्छे से समझ के पढ़ रहे हो तो बहुत ही इजीली आप अपना आंसर टिक कर पाओगे। ये देख लेते हैं हम क्या है। इकोनॉमिक एक्सपोजर refers to the change in the value of a firm caused by unexpected change in the exchange rate। इकोनॉमिक एक्सपोजर में चेंज तो होता है और अनएक्सपेक्टेड चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन वो वैल्यू ऑफ द फर्म में नहीं होता, वो होता है आपका कैश ऑफ द फर्म में। तो ये इसका स्टेटमेंट यहाँ से ये सही नहीं है। अब इसका दूसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर रिफर्स टू लॉन्ग टर्म कैश फ्लो एक्सपोजर ने ये इन्होंने क्या किया है, एक्सचेंज कर दिया। इकोनॉमिक एक्सपोजर को ये आएगा ऊपर और ये वाला डेफिनेशन आएगा नीचे, तो दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आप इसकी नेक्स्ट स्लाइड पर चलिए। अगर आप ये इकोनॉमिक एक्सपोजर क्या होता है, इकोनॉमिक एक सेकेंड स्टूडेंट्स, ठीक है। इकोनॉमिक एक्सपोजर को हम ऑपरेटिंग एक्सपोजर भी बोलते हैं। ये क्या मेजर करता है, चेंज इन द फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ अ कंपनी एज अ रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन एक्सपोजर देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर इज अ लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी फेस्ड बाय कंपनीज इन्वॉल्व इन द इंटरनेशनल ट्रेड ड्यू टू करेंसी फ्लक्चुएशन। वो उन्होंने एक्सप्लेनेशन को ऊपर नीचे कर दिया था। इकोनॉमिक एक्सपोजर में ट्रांजैक्शन एक्सपोजर को एक्सप्लेन किया, ट्रांजैक्शन में इकोनॉमिक को। इससे आप इस आंसर को आराम से लगा लेंगे। हम इसका आंसर है सेकंड, बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये हम आज के लिए अपना लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। अगर आपको ये समझ में आए हो सारे क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपकी फर्दर कोई भी क्वेरी है या आपको किस टॉपिक पे वीडियो लेक्चर चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल प्रोवाइड यू द सेम। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम अपना क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार। Which of the following are main issues to be tackled by the conceptual component of customer relationship management? ये क्वेश्चन इसमें आपसे CRM का पूछा है कि CRM के अंदर क्या क्या इश्यूज आएंगे, मतलब क्या है इसमें से कॉन्सेप्ट जो हमारे CRM में कवर होंगे। CRM क्या होता है कि कस्टमर इज द किंग, हमें अपने कस्टमर को प्रायोरिटी पर रखना है। कस्टमर के हित में जो भी है हम वही सारी टेक्निक्स यूज करते हैं। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या है जो CRM में आएगा। प्रोसेसिंग ऑल कस्टमर रिक्वेस्ट कमिंग इन थ्रू मल्टीपल चैनल्स, ये हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखता है, ये इसमें नहीं आएगा, प्रोडक्शन में से आता है ये। सेटिंग आउट दी CRM ऑब्जेक्टिव इन क्लियर टर्म्स, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में CRM के ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल आएगा इसमें। क्रिएटिंग ए गुड प्रोडक्ट एंड मास मार्केटिंग, ये नहीं आएगा, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम हो गया। पुटिंग कस्टमर फर्स्ट, बिल्कुल मैंने आपको बताया कि जैसे कि हमारा CRM में कस्टमर इज द किंग, कस्टमर को प्रायोरिटी पे रखेंगे, ये आएगा। सेगमेंटिंग, इतना पढ़ने से समझ में आ रहा है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है। तो हमारा इसमें एक तो बी हो जाएगा और एक डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज 1। हम एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं, इसमें 1 है या नहीं। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर इज 1। आज की हम इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं, कल स्टार्ट करेंगे आगे के अलग क्वेश्चन, नए क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।